हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर विच इज कैपेसिटी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये नया चैप्टर है हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मीनिंग ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग: कैपेसिटी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन्स and man to meet the targets of production। तो कैपेसिटी प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कितनी कैपेसिटी की जरूरत है, कितनी हमें मशीन्स की जरूरत है और कितने हमें मैन पावर की जरूरत है ताकि हम अपने प्रोडक्शन के जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। कैपेसिटी प्लानिंग इज बेसिकली कंसर्न विद मैचिंग द रिसोर्सेज टू डिमांड। हम कैपेसिटी क्यों प्लान करेंगे? देखिए, जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड आ रही है उन्हें मीट करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, तो जो हमें कैपेसिटी चाहिए उसको हम प्लान करते हैं कि हमें इतनी मशीनरी चाहिए होगी, इतने लेबर चाहिए होंगे ताकि हम इतनी प्रोडक्शन कर सकें और डिमांड को मीट कर सकें। स्टेबल डिमांड मेक्स द टास्क ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग सिंपल। अगर तो डिमांड स्टेबल रहती है तो कैपेसिटी प्लानिंग की जो टास्क है वो सिंपल बन जाती है, क्योंकि हम इजीली कैपेसिटी को प्लान कर सकते हैं कि इतनी डिमांड हमें आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग हमें इतनी कैपेसिटी चाहिए। जबकि फ्लक्चुएशंस अगर डिमांड में होती हैं कि कभी डिमांड अप जा रही है कभी डाउन जा रही है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि हमें रिसोर्सेज कहाँ से एक्वायर करने हैं और हम डिमांड लेवल्स को मीट कर सकें ताकि हम उन रिसोर्सेज से को मैच कर सकें डिमांड लेवल से, कि अगर डिमांड हाई आ रही है तो उतने हाई अमाउंट में रिसोर्सेज लेके रखें, लेकिन अगर डिमांड लो आ रही है तो रिसोर्सेज भी उतनी ही कैपेसिटी हम अपने पास लेके आए। देखिए, हम एक्सेस कैपेसिटी लेके एक्सेस रिसोर्सेज लेके आएंगे लेकिन डिमांड इतनी नहीं है तो वो रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। वहीं अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है लेकिन डिमांड सडनली राइज हो जाती है तो हम डिमांड को नहीं मीट कर पाएंगे। तो इसीलिए कैपेसिटी प्लानिंग में डिमांड फ्लक्चुएशंस काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो ये था कैपेसिटी प्लानिंग का मीनिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्टिव कैपेसिटी। So, first point is डिमांड फोरकास्ट। तो देखिए, हर एक कैपेसिटी प्लानिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया, डिमांड फोरकास्ट पे डिपेंड। पहले हम डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं कि कितनी डिमांड कंपनी के प्रोडक्ट के लिए आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कैपेसिटी को प्लान करते हैं कि कितनी कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए, कितना अवेलेबल होना चाहिए रिसोर्सेज ताकि हम उस डिमांड को मीट कर सकें। तो फोरकास्टिंग करते वक्त किन चीजों का ध्यान, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? एक तो आ जाता है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का फेस और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। कितने लाइफ साइकिल होता है, जैसे ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो देखिए, इसमें ये जो एक लाइफ साइकिल चलता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अभी प्रोडक्ट का ये लाइफ साइकिल है तो उसके अकॉर्डिंग किस स्टेज पे कितनी डिमांड होगी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम कैपेसिटी को प्लान करते हैं। फिर देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। अब अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एक कंपनी जो कि बहुत वैरायटी में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उस एंटरप्राइज को फ्लक्चुएशंस कम देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया कि अगर फ्लक्चुएशंस कम होगी तो ऑब्वियसली डिमांड स्टेबल रहेगी और कैपेसिटी प्लानिंग हमें इजी हो जाएगी। लेकिन वो कम फ्लक्चुएशंस किस एंटरप्राइजेस में होती हैं? जहां पे प्रोडक्ट्स की काफी वैरायटी होती है। वहीं अगर दूसरी साइड देखा जाए तो जब प्रोडक्ट्स की वैरायटी कम होती है कई एंटरप्राइजेस में, तो उनकी डिमांड में काफी फ्लक्चुएशंस देखी गई हैं। अगर एक एंटरप्राइज एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो उनकी डिमांड के फ्लक्चुएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये तो था डिमांड फोकस। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज लेबर एफिशिएंसी अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट। देखिए, जो आउटपुट स्टैंडर्ड्स है, अब लेबर एफिशिएंसी अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट, तो जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं आउटपुट के, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं। कंसीडर्स, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो ये कंसीडर करके चलता है, एक एवरेज स्टैंडर्ड, एवरेज पेस ऑफ वर्किंग लेके चलता है कि इसके अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड बनाता है। जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो इक्वल होते हैं
सबके लिए, मतलब इक्वल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वर्कर्स होते हैं जो उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते। सभी वर्कर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं आउटपुट के वो उसके अकॉर्डिंग उसको मीट अप कर सकें। तो क्या होता है कि समटाइम्स जो ओल्ड वर्कर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट कर पाते, नहीं अटेन कर पाते, तो प्रॉब्लम आती है। समटाइम्स कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं कि बॉसी टाइप के होते हैं कि उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, वो अपने अपने ही स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स वो वर्क नहीं करते, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए जो कंपनी के मैन और मशीन आवर्स हैं उनको एक अच्छे वे से एक स्टैंडर्ड डेवलप किया जाना चाहिए बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड आवर्स बाय लेबर एफिशिएंसी। जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं उसको लेबर एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बन सकेगा और उन आवर्स को भी हम करेक्ट कर सकते हैं, ताकि वर्कर्स का जो वर्क है वो एक स्टैंडर्ड में मेंटेन करके चल सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्लांट एफिशिएंसी की तरफ। तो इफेक्टिव कैपेसिटी होने के लिए प्लांट एफिशिएंसी होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लांट एफिशिएंसी कौन से फैक्टर्स कंसीडर करते हैं? आइडल टाइम ऑफ मशीन्स, मतलब कि जो मशीन्स का कितना आइडल टाइम रहता है उसको एफिशिएंटली यूज करना, ताकि जो प्लांट हमने सेटअप किया हुआ है उसको एफिशिएंटली यूज किया जाए, उसका प्रॉपर यूज हो और टाइम की वेस्टेज ना हो कि मशीन्स आइडल पड़ी हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा कंपनी को। तो जो मशीनरी है उनका आइडल टाइम क्यों होगा? मे बी ड्यू टू शेड्यूल डिलेज, मशीन ब्रेकडाउन्स होती हैं, कई बार हम मशीन की रिपेयरिंग या सर्विसिंग प्रॉपर से नहीं कराते हैं जिसकी वजह से मशीन खराब हो जाती है और काफी टाइम वो आइडल पड़ी रहती हैं। तो प्लांट को फिर एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंटली यूज नहीं किया जाता, तो कैपेसिटी हमारी एफिशिएंट नहीं रहती है, इफेक्टिव नहीं रहती। तो इसीलिए मशीनरी की मेंटेनेंस करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की एफिशिएंसी के। जो प्लांट एफिशिएंसी फैक्टर है वो इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट या कंपनी टू कंपनी वेरी करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ शिफ्ट्स। अब देखिए जो शिफ्ट्स हैं वो बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट्स लगती हैं, डे शिफ्ट लगती है, नाइट शिफ्ट लगती है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ऐसे शिफ्ट्स में वर्किंग होती है। जो लेबर वर्क करती है वो शिफ्ट्स में वर्क करती है। देखिए अगर तो सिंगल शिफ्ट लगवाते हैं तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। अगर हम कहते हैं कि हम मल्टीपल शिफ्ट्स लगवा देते हैं तो उससे क्या होगा कि लेबर की नीड होगी, लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेबर उस टाइम पे वर्क करेगी, सेकंड शिफ्ट में वर्क करेगी, थर्ड शिफ्ट में वर्क करेगी, तो सुपरविजन भी चाहिए, कोई सुपरवाइज करेगा उन्हें, तो सुपरविजन कॉस्ट में इंक्रीज होती है। साथ ही साथ जो प्लांट ओवरहेड्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए, क्योंकि वर्किंग अब एक शिफ्ट की जगह मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रही है। तो वेज प्रीमियम रेंज करता है 20% to 25% फॉर द थर्ड शिफ्ट। जनरली क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है सेकंड शिफ्ट में वो लो हो जाती है, फर्स्ट शिफ्ट में वर्किंग अच्छी चलती है, सेकेंड शिफ्ट में आके जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है और थर्ड शिफ्ट में भी बिल्कुल लो हो जाती है प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण क्या होता है डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डिफेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं मे बी, तो डिफेक्टिव्स के कारण लॉसेस हो सकते हैं। तो जो लॉसेस हैं वो मल्टीपल शिफ्ट्स में हायर हैं एज कंपेयर टू सिंगल शिफ्ट्स। तो इन फैक्टर्स की वजह से इफेक्टिव कैपेसिटी इन्फ्लुएंस होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी एक अपना आधा का कुछ अपने काम का कुछ हिस्सा आउटसोर्स कर देती है, मतलब बाहर से वेंडर्स को काम दिया जाता है। जैसे सपोज कंपनी की कुछ मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स है तो वो कंपनी आउटसाइड वेंडर्स को दे देती है कि वो आउटसाइड वेंडर्स कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर डिजाइन में प्रोडक्ट डिजाइन करें, कुछ जिसकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। मतलब कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपना काम थोड़ा बाहर से करवा लिया। तो ऐसा क्यों किया जाता है? मे बी ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस, कि शायद कंपनी को जो बनाने में कॉस्ट पड़ रही है, अगर वही काम वो आउटसोर्स करती है, बाहर से करवा रही है, बाय कर रही है कहीं से, तो वो उसको इकोनॉमिक पड़ रहा है, इकोनॉमिकल है, इट इज इकोनॉमिकल टू द कंपनी। तो इस डिसीजन को हम कहते हैं मेक और बाय डिसीजन, कि वेदर अ कंपनी शुड मेक दैट प्रोडक्ट, मतलब उस एक सपोज एक प्रोडक्ट बनाना है हमें, तो वो प्रोडक्ट
या कोई हमें रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, अगर उसे हम बनाते हैं तो बनाने के लिए पहले हमें सारा प्लांट सेटअप चाहिए, लेबर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर हम शायद कई केसेस में ऐसे होता है कि अगर हम उस प्रोडक्ट को बाहर से बनवाते हैं तो देखिए, एक तो हमें मशीनरी नहीं लेके आनी पड़ेगी खुद की, दूसरा हमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेबर कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, तो हम बाय कर रहे हैं। हमने ये डिसीजन लिया, हमने डिसीजन लेना वेदर टू मेक और टू बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। मेकिंग में अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो हम प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और फास्टेस्ट मेथड है ताकि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट नीड्स है उसे मीट किया जा सके और साथ ही साथ लेबर कॉस्ट को भी मिनिमम कर दिया जाए। तो लेकिन जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजन है ये बिल्कुल ध्यान से लेना पड़ता है, चेक करके लेना पड़ता है, हमें एक एनालिसिस करनी पड़ती है, कोस्ट एनालिसिस जिसे हम कहते हैं कि कोस्ट हमें बनाने में ज्यादा पड़ रही है या बाहर से खरीदने में ज्यादा पड़ रही है। तो कोस्ट कंपैरिजन किया जाना चाहिए वेदर टू मेक और टू बाय दैट, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजरियल पॉलिसीज कुछ ऐसी होती हैं जिनका कैपेसिटी प्लानिंग पे इफेक्ट होता है काफी। तो ऐसी पॉलिसीज, ये पॉलिसी क्या, उस पर कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, जैसे कि नॉट टू इन्वेस्ट इन मशीनरीज वे सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज पॉसिबल, है ना। जिन मशीनरीज में सब कॉन्ट्रैक्टिंग पॉसिबल हो सकती है, अगर हम बाहर से कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, हम बाय करते हैं बाहर से, हम मेकिंग की जगह बाय का डिसीजन लेते हैं, तो वो पॉसिबल है, तो हम उन मशीनरीज पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा उल्टा कॉस्ट ही इंक्रीज करेगी। तो नॉट टू इन्वेस्ट इन मशीन्स वेयर सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज पॉसिबल। और साथ ही साथ एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि मल्टीपल शिफ्ट्स में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। तो इफेक्टिव कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीपल शिफ्ट्स को टू शिफ्ट्स, मिनिमम टू शिफ्ट्स में कर देंगे कि टू शिफ्ट्स में वो काम किया जा सके। एक्सेप्ट यहाँ एक कंडीशन है कि एक अगर कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें की हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उनमें हम कह सकते हैं कि हाँ, कई बार मल्टीपल शिफ्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अदरवाइज कोशिश ऐसी की जानी चाहिए कि मल्टीपल शिफ्ट्स को रिड्यूस करके टू शिफ्ट्स में कर दिया जाए, ओके। तो हमें क्या करना चाहिए, कहीं इस जगह ऐसा होता है ना कि मशीनरी की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो काफी कम हो जाती है, मशीनरी पूरा यूज हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, तो हमें टाइमली न्यू मशीनरी परचेज कर लेनी चाहिए और क्वालिटी और मेंटेन करके रखनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्टिव कैपेसिटी। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच इज बेसिक स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व इन कैपेसिटी प्लानिंग। फर्स्ट है हमारा डिमांड लीडिंग स्ट्रैटेजी। तो स्टूडेंट्स देखिए, डिमांड लीडिंग स्ट्रेटजी क्या कहती है कि हमें मैक्सिमम, मतलब जो हमारी कैपेसिटी है वो एक्सेस में मेंटेन करके रखनी चाहिए। एक्सेस किससे होनी चाहिए, एक्सेस इन कंपेयर टू डिमांड, मतलब जितनी हमारी मार्केट डिमांड आ रही है प्रोडक्ट उसके उससे एक्सेस में हमें कैपेसिटी मेंटेन करके रखनी है, मतलब कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना कि जितनी डिमांड आ रही है सिर्फ उतनी कैपेसिटी मेंटेन करके रखते हैं, या जो जितनी डिमांड आ रही है कैपेसिटी उससे बिलो में है। तो यहाँ पे डिमांड लीडिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि जितनी डिमांड आ रही है हमारी कैपेसिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए, एक्सेस में होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्यों हम अपनी कैपेसिटी को एक्सेस में मेंटेन करके रखें डिमांड से ज्यादा, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड डिमांड राइज हो जाती है, मतलब हमें एक्सपेक्ट नहीं था बट सडनली डिमांड राइज हो जाती है, तो कंपनी के पास कैपेसिटी एक्सेस में पहले से पड़ी होनी चाहिए ताकि हम क्विकली उस डिमांड को रिस्पॉन्स कर सकें। वो जो डिमांड सडनली इंक्रीज हो चुकी है, अनएक्सपेक्टेड राइज हो गया है, उसको हम मीटअप कर सकें। मीट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी एक्सेस में पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है, हम कस्टमर्स को फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस में कैपेसिटी पड़ी होगी, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि प्रोडक्शन में डिले नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है गुड्स और कैपेसिटी भी हमारे पास है। तो हम उस तरीके में क्या कर सकते हैं, जो ग्रोइंग मार्केट्स हैं, जल्दी रैपिडली ग्रोइंग मार्केट्स हैं, उनको
मीटअप कर सकते हैं, उनकी डिमांड्स को मीटअप कर सकते हैं। अब देखिए एक पिक्चर मैंने आपको शो की हुई है, तो ये है हमारा जो नीचे लाइन शो की है, ये है टाइम, साइड पे है कैपेसिटी डिमांड, कैपेसिटी स्लैश डिमांड। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक बताया गया कि डिमांड राइज हो रही है हमारी। पहले हमारी डिमांड इतनी थी, अब सडनली देखिए ना, आप देख रहे हैं फ्लो की ऊपर ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं, तो डिमांड हमारी बढ़ रही है। वहीं दूसरी साइड देखा जाए तो कैपेसिटी हम कितनी मेंटेन करके रख रहे हैं। पहले हमारी कैपेसिटी थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में आपको शो हो रही है, तो अगर डिमांड इतनी थी तो कैपेसिटी उससे एक्सेस में थी। फिर इस पॉइंट पे जाके जितनी डिमांड थी उतनी ही हमारे पास कैपेसिटी। नेक्स्ट में फिर कैपेसिटी इंक्रीज है, फिर कैपेसिटी इंक्रीज है, कैपेसिटी इंक्रीज है, कैपेसिटी इंक्रीज है, एक्सेस में है। तो कैपेसिटी हमें आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी हमेशा एक्सेस में ही है। डिमांड से डिमांड के कंपैरिजन में कैपेसिटी हमने एक्सेस ही मेंटेन करके रखी हुई है। तो ये जो गैप नजर आ रहा है आपको, ये जो डिमांड की लाइन है और उसके ऊपर कैपेसिटी की, उसके बीच के गैप को ही हम कहते हैं कि ये हमारी एक्सेस कैपेसिटी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज डिमांड ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी। तो स्टूडेंट्स, डिमांड ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है? पहले हमने पढ़ी डिमांड लीडिंग स्ट्रेटेजी। डिमांड ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डिमांड लीडिंग स्ट्रेटेजी। डिमांड लीडिंग स्ट्रेटेजी कहती है कि हमें एक्सेस में कैपेसिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, जबकि डिमांड ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी कहती है कि जो हमारे पास कैपेसिटी एग्जिस्टिंग पड़ी है, पहले हम उसका एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, मतलब उसी कैपेसिटी को हम मैक्सिममली यूटिलाइज करें। हम एक्स्ट्रा कैपेसिटी उसमें ऐड ना करें। कब तक? जब तक डिमांड, हमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं होता कि डिमांड इंक्रीज होगी। हमें अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ डिमांड इंक्रीज हो सकती है, उस ही केस में हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। लेकिन जब तक हमें ऐसा नहीं एक्सपेक्ट होता कि जो हमारी करंट कैपेसिटी है, हमारे पास अभी जितनी कैपेसिटी पड़ी है, हमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं होता जब तक कि हाँ मे बी जितनी हमारे पास कैपेसिटी पड़ी है, डिमांड उससे इंक्रीज हो सकती है। तो हमें ये चीज जब तक एक्सपेक्ट नहीं होती तब तक हमें कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करनी। इनकेस हमें फील होता है कि हाँ जो हमारे पास कैपेसिटी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, डिमांड उससे बढ़ सकती है, उसी ही केस में हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या कंक्लूजन हम यही निकाल सकते हैं कि इसमें हमें एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ही मैक्सिममली यूटिलाइज करो और उसमें इंक्रीज नहीं करना, अभी एडिंग नहीं करना। तो आप देख रहे होंगे ये जो आपको डायग्राम बना शो हो रहा है, इसमें ये है कैपेसिटी की लाइन आ गई, एक डिमांड की लाइन आ गई। तो आप देखिए पहले थी हमारी कैपेसिटी एक्सेस में ऊपर थी, जबकि डिमांड हमारी कैपेसिटी से कम थी। अब क्या है, ये हमारी कैपेसिटी है जो डिमांड से कम ही है। फिर एक पॉइंट पे ये कैपेसिटी, जो पॉइंट आपने देख रहे हैं सेंटर में, यहाँ पे क्या है कि हमारी डिमांड कम है, थोड़ी कैपेसिटी ज्यादा है। फिर कैपेसिटी कम है, डिमांड ज्यादा है। फिर कैपेसिटी ज्यादा है, डिमांड कम है। फिर कैपेसिटी कम है। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटी कम है, डिमांड उससे ऊपर जा रही है, मतलब डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे कैपेसिटी कम है। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी। मतलब कैपेसिटी हमारे पास इस टाइम पे कम है, जबकि डिमांड हमारी ज्यादा जा रही है, ऊपर जा रही है, कैपेसिटी लो है, तो कैपेसिटी शॉर्टेज इसे हम कहें। तो ये थी हमारी डिमांड ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिमांड मैचिंग स्ट्रेटेजी। तो डिमांड मैचिंग स्ट्रेटेजी नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि हमें कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए हमारे पास कि हम अपनी डिमांड को मैच कर सकें। हमारे पास जो हमारी कैपेसिटी है वो हमारी डिमांड से मैच कर सके। यहाँ पे हमारी एक्सेस में थी, यहाँ पे शॉर्टेज हो गई, तो व्हाई नॉट टू मीट द एग्जैक्ट डिमांड। अब आप कहेंगे कि यार इट इज डिफिकल्ट, मतलब मे बी हो सकता है कि उस चीज को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, हम डिमांड को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है और कितनी डिमांड आ सकती है। ये इट इज
डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, क्योंकि मे बी राइज भी हो सकती है डिमांड, इन केस फ्यूचर में लो भी हो सकती है। तो क्या कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करती है कि हम अपनी जो डिमांड है उसको मीट कर सके, इतनी कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी कब इफेक्टिव होगी, जब हम अपनी डिमांड है जो उसको हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि डिमांड जो है एक स्टेडी रेट पे ग्रो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखते होंगे कि हमारे पास ये है कैपेसिटी की लाइन, ये डिमांड की लाइन। तो देखिए हल्का फुल्का फर्क है, थोड़ा बहुत, मतलब ऑलमोस्ट इतना जा रहा है कि देखिए इतनी कैपेसिटी है तो डिमांड थोड़ी सी अप जा रही है, थोड़ी सी, फिर डिमांड लो है, थोड़ी सी कैपेसिटी अप है, फिर कैपेसिटी अप। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा एक्सेस में जा रही है, डिमांड और कैपेसिटी का जो गैप है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इतना मेजर गैप नहीं है, अगर हमारे पास जितनी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट उतनी ही डिमांड आ रही है, मतलब जितनी डिमांड आ रही है उतनी हमने फिर कैपेसिटी रखी, उतनी ही हमारे पास कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, बिल्कुल माइनर सा गैप हो रहा है डिमांड और कैपेसिटी में। तो दिस इज कॉल्ड डिमांड मैचिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आ जाता है स्टेडी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। तो डिमांड, जो ये स्टेडी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है, ये क्या कहती है, ये जो स्टेडी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है ये प्रोवाइड करती है कि जो हम अपनी कैपेसिटी ऐड करते हैं उसे रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे ऐड किया जाना चाहिए। अब वो जो रेगुलर टाइम इंटरवल्स हैं वो शॉर्ट टर्म डिमांड फ्लक्चुएशंस पे बेस्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो देखिए डिमांड फ्लक्चुएट करती ही है, डिमांड समटाइम्स इंक्रीज होती है, अप जाती है, डाउन जाती है, अप जाती है, डाउन जाती है। तो शॉर्ट टर्म डिमांड फ्लक्चुएशंस पे बेस्ड नहीं होने चाहिए, वो लॉन्ग टर्म पे बेस्ड होना चाहिए। लॉन्ग टर्म डिमांड फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि हमें कितने टाइम इंटरवल्स पे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें अपनी कैपेसिटी को ऐड करना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी हेल्प करती है बिजनेस को, ताकि बिजनेस अपने वीक पीरियड्स में अपने लो प्राइसेस पे कैपेसिटी को खरीद सके, ऐड कर सके, ताकि हम जब डिमांड बढ़े कस्टमर्स की तो उस टाइम पे हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा सकें। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे हमारे पास कैपेसिटी जा रही है, ठीक है, और ये हमारी डिमांड जा रही है। तो एक इंटरवल है, यहाँ पे आया इंटरवल, तो इस इंटरवल पे कैपेसिटी एडिंग एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। तो एक इंटरवल पे हमने कैपेसिटी अपनी यहाँ पे इक्वल चल रहा था ऑलमोस्ट, जितनी डिमांड थी उतनी कैपेसिटी, एक टाइम पे आके हमने थोड़ी इंक्रीज कर दिया अपनी कैपेसिटी, ऐड की कैपेसिटी, डिमांड जबकि लो थी तो उस टाइम पे हमने कैपेसिटी ऐड की, फिर थोड़ा टाइम लिया हमने, टाइम के बाद फिर कैपेसिटी ऐड की, फिर जितनी डिमांड जा रही है कैपेसिटी को हमने ऐड किया, फिर जितनी डिमांड जा रही है यहाँ पे मीटअप की, फिर हमने अपनी कैपेसिटी को ऐड किया, फिर एंड डिमांड हमारी ऊपर जा रही है। तो जैसे ही डिमांड हमें नजर आती है कि डिमांड में बढ़ सकती है तो उस टाइम पे हम इस स्टेप पे जाके अपनी कैपेसिटी को ऐड करके उसके कैपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे डिमांड से। तो इस तरीके से स्टेडी एक्सपेंशन, स्टेडी मतलब एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही एक्सपैंड करना, कैपेसिटी को एक्सपैंड करना, बढ़ाना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टेडी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। तो होप आज का लेक्चर आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। तो ये था कैपेसिटी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का पार्ट 1। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।